आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन के क्षेत्र में आज हम चर्चा करेंगे पैलियो क्लाइमेट को लेकर। पैलियो क्लाइमेट एक जीवाश्मकालीन क्लाइमेट की एक जटिल आवश्यकता होती है जिसे प्लेस्टोसीन युग के दौरान अनुभव किया गया था। ये एक पुरानी क्लाइमेट प्रणाली है जो लगभग 2.6 मिलियन साल पहले से लेकर 11,700 वर्ष पहले के माध्यम से चली आ रही है। प्लेस्टोसीन युग को बर्फ का युग भी कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान जमाव थे और धरती के कई हिस्से बर्फ से ढके रहते थे। पैलियो क्लाइमेट की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो ग्लेशिएशन पैलियो क्लाइमेट के दौरान बड़े हिम शीतल यानी ग्लेशियर्स धरती के अधिकांश क्षेत्रों को आवरण कर लेते थे। इसके कारण जमाव बढ़ जाते थे और जलवायु में ठंडक का प्रादुर्भाव होता था। जलवायु परिवर्तन पैलियो क्लाइमेट के दौरान जलवायु में विशेष तरीके से तेवर आते थे, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े तापमान वाली जलवायु से बड़े हिम शीतलों के क्षेत्रों में बर्फबार होता था। पैलियो क्लाइमेट के दौरान जैविक जीवों और मानव समुदायों को अपने आवास को ज्यादा संरक्षित और उपयुक्त बनाने के लिए उनकी जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ता था। पैलियो क्लाइमेट का अध्ययन हमें प्राचीन जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करता है और ये समझने में मदद करता है कि धरती की जलवायु कैसे परिवर्तन होती है और कैसे प्राणियों और मानव समुदायों को इस परिवर्तन से सामर्थ्य बनाना पड़ता है। पैलियो क्लाइमेट वैज्ञानिक वो वैज्ञानिक होते हैं जो पूर्वी और पश्चिमी समयों में मौसम और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, खासकर लंबे समय के लिए। उनका काम नई और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने और इसे लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है ताकि ये समझा जा सके कि जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव हो सकते हैं और कैसे उन प्रभावों का प्रबंध किया जा सकता है। पैलियो क्लाइमेट वैज्ञानिकों का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके अध्ययन और अनुसंधान से हमें पिछले समय की जलवायु परिवर्तन के पैटर्न्स का पता चलता है। चलिए आज आपकी मुलाकात करवाएं बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान में साइंटिस्ट बी के पद पर कार्य कर रहे डॉक्टर मयंक शेखर से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मयंक शेखर है और मैं पिछले 14 वर्षों से बायोलॉजिकल प्रॉक्सीज़ को यूज़ करके पैलियो क्लाइमेट, ग्लेशियर, नेचुरल हैज़ार्ड्स और जियोमॉर्फोलॉजिकल जो हैज़ार्ड्स मैपिंग है उस पर काम कर रहा हूँ। हालांकि मेरा जो पीएचडी का वर्क था वो हिमालय से संबंधित था। मैंने ईस्टर्न हिमालय पर अपना पीएचडी किया है ट्री रिंग के एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन को। लेकिन हाल के दिनों में मैंने अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हुए मानसून जोन को उसमें रखा है और इसमें मानसून से रिलेटेड क्या फोरकास्ट में क्या प्रॉब्लम है, मानसून का प्रोजेक्शन जो फ्यूचर को लेके है उसका और उसका प्रभाव जो प्रोडक्टिविटी पे यील्ड प्रोडक्टिविटी पे पड़ रहा उसका भी अध्ययन कर रहा हूँ। मोटे मोटे तौर में मैं जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी पास्ट की घटनाएं हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट, ग्लेशियर संबंधित और जियोमॉर्फोलॉजिकल जो हैज़ार्ड्स हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि हमारा जो मुख्यतः काम है वो रिकंस्ट्रक्शन है। उसमें हम इस बात का कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारा जो हिस्टोरिकल फ्रीक्वेंसी रहा है, किसी घटनाक्रम का होने का जो प्रक्रिया रहा है और उसका जो क्रम रहा है उसको अगर हम ढंग से रिकंस्ट्रक्ट कर पाएँ तो किसी क्षेत्र में अगर
अगर कोई कार्य, अगर कोई नेचुरल हैज़ार्ड्स का एरिया है और उसमें अगर हमारे 200 साल के अगर आपको हिस्ट्री है और उसका फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम उस एरिया में नए निर्माण कार्य में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, ये बता के कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया है, इसमें हमें साइट पे काम किस तरह से करना चाहिए, उसमें हम लोग इनडायरेक्ट वे में उनको योगदान दे सकते हैं। जैसे कि अभी कुल्लू में जो नेचुरल फ्लडिंग इवेंट आया, तो हम लोगों ने 2017 में एक पेपर जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी में छापा था, उसमें हमने बताया था ये एरिया जो है हजार्ड्स का एरिया है। ट्रीडिंग के बेसिस पे हम लोगों ने बताया था कि फ्लडिंग है इन सब एरिया में 30 ईयर्स में 40 ईयर्स में जो फ्लड की फ्रीक्वेंसी है वो रेगुलर रहेगी। तो हालांकि ये पॉलिसी तक आने में वक्त लगता है, लेकिन ये अभी जो हाल के दिनों में वो घटनाक्रम उसमें आया। मुख्यतः जो रिसर्च है वो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च है, एकेडमिक रिसर्च है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में इसका बहुत प्रभाव है। जैसे कि अगर हम इसको, अगर थोड़े से समय की बाध्यता ना हो तो मैं इसको थोड़ा खोल के बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम किसी नेचुरल हैज़ार्ड्स के रिकंस्ट्रक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं, तो किसी एरिया में भवन निर्माण, पुल निर्माण या किसी कोई ऐसी नई योजना अगर शुरू होती है तो उसके लाइफ साइकिल असेसमेंट में सहयोग दे सकते हैं। हम उनको एक पूरी पृष्ठभूमि बता सकते हैं कि पिछले 200 सालों में ये एरिया में इतने सालों में फ्रीक्वेंसी है, अगर आप निर्माण कार्य में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से भी आप देखें। तो इस तरह से हम उस एरिया का, जोन का हज़ार्ड मैपिंग करने में हम उनको हेल्प कर सकते हैं। नेचुरल हज़ार्ड रिकंस्ट्रक्शन के अलावा हम लोगों ने अभी मॉनसून और क्रॉप प्रोडक्टिविटी से काम शुरू किया कि बदलते जलवायु परिवर्तन से जो फसलें हैं उन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, क्या वो फसल की उपज को कम कर रहे हैं या फिर उनकी लेट सोइंग हो या अर्ली सोइंग हो, ऐसी जो जलवायु से संबंधित जो हमारी जटिलता हैं उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम अपने यील्ड को प्रोजेक्ट करें मॉनसून के प्रोजेक्शंस के साथ, और ये देखें कि कैसे जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमारा यील्ड का प्रभाव किस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये एक नई दिशा है जो हम लोग अभी जोड़ रहे हैं अपने रिसर्च में। हालांकि शोध में कोई कंपटीशन जैसा तो सब नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे पेलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, क्लाइमेट मॉडलर हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट हैं जो बहुत ही उत्तम काम कर रहे हैं। उनके सहयोग के साथ और उनके साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा करके हम इस सब्जेक्ट को और इस साइंस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, जिसमें कि BSIP का बहुत अहम रोल है। रिकंस्ट्रक्शन या पेलियो साइंस की जो बातें हैं जो हम लोग अभी मॉडलिंग और उसके एस्पेक्ट पे कर रहे हैं, वो पब्लिक तक उस तरह से नहीं पहुंच पाया जिस तरह से पहुंचना चाहिए आम जन भाषा की भाषा में। तो वो उसमें हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो प्रोजेक्शन है, हमारी जो पास्ट की कहानियां हैं, उसको अगर हम एक हिस्ट्री लेखन के तौर पे अगर हम उसको प्रकाशित करें या आप जैसे माध्यमों से हम उसको अगर बताने की कोशिश करें, तो लोगों को ये बेहतर तरीके से पता हो पाएगा कि हाँ, ये पेलियो साइंस में एक ट्रीडिंग भी ऐसा सब्जेक्ट है और एक मॉडलिंग भी, पेलियो मॉडलिंग भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आम जनमानस को उसमें उनको सहायता मिल सकता है और उनके लिए उपयोगी है। तो उसमें हमारी रोल जो है वो बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को अच्छे तरीके से मॉडलिंग बताने का हो सकता है। हम अच्छे रिसर्च पेपर तो लिख पाते हैं, लेकिन उनको सिंपल और सरल भाषा में आम जनमानस तक हम पहुंचा नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी पेपर को हमने फ्लड के बारे में या अवलांचे के बारे में या लैंडस्लाइड के बारे में मैंने लिखा है, तो अगर उसको आम जनमानस तक ये पहुँचाया जा सके किसी सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, कि हाँ इस तरह के घटनाक्रम को हम इन माध्यमों से जान सकते हैं, तो वैसा ही इंटरेस्ट, चंद्रयान जैसा ही इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट में भी लोगों का होगा और लोग अवेयर होंगे कि जोन मैपिंग, हज़ार्ड्स, नेचुरल हज़ार्ड्स, कैसे ये क्लैमिटीज़ होते हैं, कैसे ये घटनाक्रम, इनकी पुनरावृत्ति कैसे होती है, लोगों की समझ इसमें विकसित होगी और लोग अपने बचाव और अपनी समझ को बहुत उपयोगी ला सकते हैं। हालांकि हम साइंस के किसी भी एनालिसिस और घटनाक्रम को एकांकी रूप में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन की कोई घटनाक्रम लखनऊ को प्रभावित कर रही हैं तो ये सुदूर गांव में भी लोगों को प्रभावित करेंगे। बस समझ की बात है कि हम उसको किस पर्सपेक्टिव में रख रहे हैं या उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सब्जेक्ट और प्रॉब्लम ओरिएंटेशन जो हम लोगों का होता है वो एक खास विषय वस्तु पे होता है कि अभी हमें मानसून क्षेत्र की जलवायु परिवर्तन को समझना है, तो मानसून क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरी क्षेत्र ही आ रहे हैं, उसमें गाँव के लोग भी शामिल हैं, उसमें शहर, लखनऊ जैसे शहर के भी लोग शामिल हैं और सुदूर इलाके के भी लोग शामिल हैं। तो बस हमें उन माध्यमों की ज़रूरत है जो हमारी बात को उन तक पहुंचा पाए। इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट पे तो अभी एज सच हम लोगों ने इनिशिएटिव नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने अभी शोध को अपने क्रम में आगे बढ़ाया है, जिस तरह से हम लोगों ने अभी
हज़ार्ड्स मैपिंग शुरू की है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हज़ार्ड्स की है, उनके बारे में बताने की जो प्रक्रिया शुरू की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो भी डेवलपिंग इंडस्ट्री है, जो कोई अगर कोई नया पुल बना रहा है तो ज़रूर वो हमसे जानना चाहेगा कि इस क्षेत्र के बारे में आप हमें विस्तृत में जानकारी दें कि हम क्या ये ऐसी परियोजनाएं यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, या इसमें कितनी रिस्क है या कितनी समस्याएं हैं। ये वो भविष्य में हमारे उनके साथ होना ही चाहिए। हमारे पास हिस्टोरिकल जो डेटा, इंस्ट्रूमेंटल डेटा है, वो 20 साल या 25 साल का होगा, जो वहाँ के फ्लड का होगा, वहाँ के डिस्चार्ज का डेटा होगा। लेकिन हमारे पास 200 साल का तो डेटा नहीं होगा, क्योंकि उस समय से ऑब्जर्वेटरी नहीं है। वहाँ पर हमारा रोल आता है कि हम उनको 200 साल का डेटा पेलियो के पर्सपेक्टिव में उनको बताएंगे कि 200 सालों से ये किस तरह से क्रमबद्ध बढ़ता गया है, और अभी पिछले 20-30 सालों में इनका एक्सेलरेशन 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना हुआ है। तो देखिए, इस तरह के स्थिति में अगर आप ये परियोजना यहाँ पे लगाते हैं तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वो आपके लिए एक अहम मुद्दा होगा कोई काम शुरू करने से पहले। तो ये इसमें हम हेल्प कर सकते हैं, इसमें हम नई दिशा दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 2018 में BS वेंकटेचला गोल्ड मेडल है, यहाँ का आउटस्टैंडिंग अवार्ड है, वो मैंने लिया है। और काफ़ी प्रतिष्ठित जर्नल्स में मैंने पेपर छापे हैं, जो पब्लिकेशंस किए हैं, तो वही मेरे लिए रिवॉर्ड है, अवार्ड है। भारत की विकास से कंप्लीट डेवलपमेंट से हमारा जो शोध है वो कहीं ना कहीं दूर में जाके मिलना ही है उसको। इसलिए कि जब हम कोई नई संरचना और नए डेवलपमेंट की बात करेंगे, किसी एरिया में अगर जनमानस की बात करेंगे, केदारनाथ जैसे घटनाक्रम की बात करेंगे, तो हमको पीछे मुड़ के देखना ही पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या गलती हमसे हुई थी जो केदारनाथ जैसी त्रैसदी में हम हेल्पलेस हो गए। हम लोगों ने कोई ऐसा हैजार्ड मैपिंग नहीं किया था, अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोगों ने डेवलप नहीं किया। उन परिस्थितियों में जब आप पेलियो साइंस डेटा आपके पास होगा, जब मॉडलिंग का डेटा होगा, ट्रेडिंग का डेटा होगा, और उनको मिला के जब आप एक नया सिस्टम बनाएंगे, तो वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और भारत के विकास में भी बहुत सहयोगदायक होगा। किसी एरिया में केदारनाथ जैसा जब घटनाक्रम होता है तो हमारे पास सबसे चिंता का विषय होता है कि हमारे पास अगर हिस्टोरिकल डेटा होता, पास्ट का रिकंस्ट्रक्शन होता है, या तो हम बता सकते थे कि किस तरह से जोन मैपिंग हजार्ड्स की कर सकते हैं, या किस तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। या हिमालय क्षेत्र में अगर हम कोई पुल का निर्माण करते हैं तो हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पे एवलांचे का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या है, और वो रिकॉर्ड हम बेहतर तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने बायोलॉजिकल प्रॉक्सीज़ के बेसिस पे। उनके बेसिस पे हम लाइफ साइकिल असेसमेंट भी कर सकते हैं, रिस्क एरिया मैपिंग भी कर सकते हैं कि कौन सा एरिया कितना रिस्की है और उस एरिया में निर्माण करना कितना जायज़ है और कितना उस पर खर्च में हमें बार बार उस पर देखना होगा। तो ऐसे चीज़ों के लिए साइंस की ये जो नई शाखा है, जो डेंड्रोजियोमॉर्फोलॉजी है, वो मैं विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ, मॉडलिंग के साथ साथ, एडवांस मॉडलिंग टेक्निक के साथ साथ। और ये बहुत ही इनडायरेक्ट रूप से बहुत ही लाभदायक है उस एरिया के हर आम लोगों के लिए जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो वैसे घटनाक्रम के साथ डेली गुजर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भारत देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कि हम लोगों ने कुल्लू के लेकर एक जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी में पेपर दिया कि कुल्लू में जो फ्लड फ्रीक्वेंसी है बहुत शॉर्ट टर्म्स की है, जल्दी जल्दी फ्लड्स आते हैं। तो आपने देखा कि हाल के दिनों में कुल्लू में फ्लड्स आए, तो हम उसी तरह से एरिया को मार्क कर दें और इस तरह घटनाक्रम में अगर डिटेल हम बता दें और वो आप जनमानस तक बात पहुँचती है, तो उससे हमारे पॉलिसी मेकर्स को बहुत फ़ायदा होगा और समझने में, दृष्टिकोण बनाने में बहुत फ़ायदेमंद होगा, और ये विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर मयंक शेखर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.